जिस लड़की ने भी किसी मर्द के साथ इसलिए शादी की कि हाँ वो बड़ा अमीर है, वो बंदा ग्रेजुअली ऐसा गरीब होता है उसके पास ना खाने के पैसे भी नहीं बचते। ये रियलिटी है। सभी करैक्टर की सेकंड मैरिज दिखा दे। अच्छा। इसमें हर करैक्टर सेकंड मैरिज को मे भी वो लोग प्रमोट करना चाह रहे हो कि सेकंड मैरिज करनी चाहिए। मैं भी करूँ सेकंड। यहाँ पर इस एपिसोड का होना बनता है बिल्कुल। हेलो गाइस, दिस इज अरीज नुमान एंड दिस इज मिस्टर नुमान। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ डेली। तो गाइज आज की इस डेली एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 ड्रामास को, जिनमें हमारे पास पिंजरा ड्रामा है और वैशी सियानी ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे और दरार ड्रामे को। तो नुमान, मेरे पास आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चंस हैं सियानी ड्रामे से। क्योंकि सियानी ड्रामे में 100 एपिसोड्स के बाद ये लोग इतना सुस्त इस ड्रामे को लेकर चल रहे हैं ना, समझ ही नहीं आता। आधे से ज्यादा रिकैप होता है, उसके बाद फिर फ्लैशबैक्स होते हैं और पूरे 1 आवर के ड्रामे में सिर्फ कुछ सीन, मतलब कि सिर्फ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसको आप देख सकते हो और उसके बाद ड्रामा खत्म। असल में क्या चल रहा है इसमें? असल में बेसिकली होता है इस तरह से है कि कोई भी ब्रांड, इसको हम ब्रांड के साथ कंपेयर करेंगे। जब कोई ब्रांड फेमस होता है ना, तो वो अपने आप को मैक्सिमम कैश करने की कोशिश करता है। उसके अंदर उसकी रेसिपी भी सम टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सम टाइम सर्विसेज भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई इस ब्रांड की ये जो चीज़ है ये इतनी अच्छी है, इसको हमने वेयर करना ही करना है, या इस ब्रांड की ये चीज़ हमने खानी ही खानी है। तो एक ऑडियंस आपकी बन जाती है। सो सेम गोज़ विद सियानी ड्रामा। सियानी ड्रामा स्टार्ट से नो डाउट बहुत अच्छा था, और अब जब 100 एपिसोड्स क्रॉस हुई हैं, इन लोगों का स्क्रिप्ट इतना शायद मार्जिन ना दे रहा हो, ये लोग चीज़ों को मज़ीद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद स्क्रिप्ट को इसलिए खींचा जा रहा है कि आगे से स्टोरी को कैसे मज़ीद पॉलिश किया जाए। तो ये रीज़न्स होती हैं। आपको फिर फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा चूंकि पीछे ड्रामा रह नहीं गया होता, तो फ्लैशबैक्स दिखा के या कुछ ऐसे सीन्स दिखा के जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। आपने ऐसे सीन देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ बस आप बैठ के उनका चेहरा देख रहे हो, अच्छा भाई अब उस चेहरे से आगे भी बढ़, क्या है आगे। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। लेकिन आपने देखा कि वो जो भी लेटेस्ट एपिसोड में कितना बड़ा इन लोगों ने शॉक दे दिया आप लोगों को। हाँ, तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि इस ड्रामे में इन्होंने तकरीबन सभी करैक्टर की सेकंड मैरिज दिखा दी। अच्छा। इसमें हर करैक्टर सेकंड मैरिज को मे भी वो लोग प्रमोट करना चाह रहे हो कि सेकंड मैरिज करनी चाहिए। तो मैं भी करूँ सेकंड। यहाँ पर इस एपिसोड का होना बनता है बिल्कुल। तो पहले तो बता दो, पहले आपको ये ख्याल क्यों आया? आप पहले ये बताएं ना। नहीं, वो मतलब दिखा रहे हैं ड्रामों के अंदर कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू गो फॉर द सेकंड मैरिज। तो आप लोग देख लें, आप बहुत गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे हमारे हस्बैंड जो है वो रागिब होते हैं सेकंड मैरिजेस की तरफ, ये आप लोगों की गलती है। अच्छा, तो खैर यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं सेकंड मैरिज। यहाँ पर तकरीबन इन्होंने ज़रबाब के सारे बहन भाइयों की सेकंड मैरिजेस दिखाई हैं। राइट। हाँ, नहीं, डेफिनेटली लाइफ में ऐसी स्टेजेस आती हैं जहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती सेकंड मैरिज के अलावा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो किरण के साथ सीन दिखा रहे हैं ना इस टाइम के, मतलब इतना अरसा जेल में रहने के बावजूद उसको अक्ल ही नहीं आई, उस पे कोई असर ही नहीं है। और मैं आपकी बात को बिल्कुल अब सेकंड करूंगा, जो लास्ट टाइम आप अपने डीडी एपिसोड फर्स्ट में कह रही थी आपके, अब ये सजा इसकी काफ़ी नहीं है, इसको सजा मजीद मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह से उसको चेस करते हुए दिखाया जा रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंगली वो अखबार में आप जो बता रही हैं, बिल्कुल वो अखबार में आजकल के दौर में, वैसे आप लोग बताएं कि कोई रिश्ता देखते हैं आजकल के दौर में? कहाँ मिलते हैं रिश्ते अखबार में? आजकल के दौर में अखबार जो है ना वो बस मेन हेडलाइंस तक रह गया है, और वो भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, जिनको न्यूज़ देखने का मज़ा नहीं आता, सिर्फ वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में अखबार पे इस तरह से रिश्ते मे बी ऐड लगते हों। लेकिन आई डोंट नो, अगर आप ऑडियंस में से किसी का अखबार से रिश्ता हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई क्या न्यूज़पेपर पे आने वाले रिश्ते, या न्यूज़पेपर पे जिस तरह से ऐड दिए जाते थे पहले वक्तों में ना, इवन के गाड़ियाँ भी सेल होती थी। अच्छा। बहुत सारे ऐसे काम होते थे, न्यूज़पेपर में लोग ऐड लगा देते थे कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और आप आके जो है ना इसका ये रेट है, इस तरह से आप आ जाएं। तो अखबारों पर गाड़ियाँ बिका करती थी, अखबारों पर रिश्ते भी आया करते थे, और उन रिश्तों का वही हाल होता था जो आजकल मोस्टली मैरिज ब्यूरोस में हो रहा है कि उनके पास सारे फजूल रिश्ते होते हैं, कोई भी अच्छा प्रपोजल नहीं होता। तो समहाउ आपको खुद से ही देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ड्रामा नाम है तो ड्रामे में ड्रामेटिक चीज़ें तो होंगी, बट रियलिटी से बहुत दूर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इस तरह का कोई ऐड हो भी अखबार पे कि कोई इंसान शादी करना चाह रहा है, तो
इतना रिच इंसान एक डिवोर्सी लड़की से क्यों शादी करेगा, और फिर उस लड़की से क्यों करेगा जो जेल गुजार के आई है। अच्छा नुमान, तो आपको किरण की जो नेबर है उसका कैरेक्टर कैसा लग रहा है? वो क्या चाहती है असल में किरण से? भाई जो दौलत होती है ना वो बड़ी बुरी चीज़ है, ठीक है। अब कोई भी लड़की जब इस तरह से सेपरेटली कहीं पे रहेगी और नेबर्स को बड़ी चीज़ खटकती है, अच्छा ये 2 नंबर तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं करेगी, और अच्छा ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। अब इस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ली है ना वो ये कि भाई ये तो बहुत पैसे वाली है, इसके पास तो ठीक ठाक पैसा है, दौलत है, ठीक है, जेल में रह के आई है, लेकिन इसकी इस दौलत को किसी तरीके से कैश किया जाए। अब जिस लड़के के साथ इसका टांका फिट हो रहा है ना वो अखबार वाला, अब वो तो चलो बंदा इस तरह का था कि वो मतलब मटेरियलिस्टिक लोग उसको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उसने पहले डिवोर्स दी। वो इस लड़की से ये एक्सपेक्ट करेगा कि चूंकि इसके पास ऑलरेडी दौलत है तो इसके साथ शादी कर लेता हूँ, इसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा। बट उसको क्या पता है कि ये तो किरण है, ये तो इन सारी चीज़ों की माँ है, इसके पास तो जो दौलत आई है वो तो आई ही गोल्ड डिगर होने की वजह से है। तो ये सिनेरियो इंटरेस्टिंग बन सकता है, और वो बंदा अगर इसकी टक्कर वाला मिले ना अब इसको, मतलब ज़रबाब से ज़्यादा इसको हार्ड टाइम देना, तो फिर मज़ा आएगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है किरण का जो अंजाम है वो उसको उसकी नेबर से मिलेगा या उसकी सेकंड मैरिज से मिलेगा? सेकंड मैरिज से मिलेगा मेरे ख्याल से। सेकंड मैरिज इसको करते हुए दिखाया जाएगा, और इंटरेस्टिंगली शायद आपको इस तरह का कोई सीन दिखाया जाए कि इसकी सेकंड मैरिज फिर वो ज़रबाब और उन सारे लोगों में धूम जाए कि भाई वो तो सेकंड मैरिज करके बैठी हुई है और इस तरीके से दोबारा से मज़ीद दौलत को कैश करने की कोशिश कर रही है, और यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसको अकल नहीं आई। और ये भी हो सकता है कि इसके सेकंड हस्बैंड को सारा कुछ पोल खोल दे ज़रबाब, या फिर उस फैमिली में से कोई भी ऐसा बंदा बता दे कि भाई ये तो इस तरह से सारा कुछ हासिल करके बैठी हुई है। और यू नो नेचर कैन नॉट बी चेंज, मेरा इस पे फर्म बिलीव है। ऐसा होता है, जिस इंसान की जो नेचर हो ना वो वैसी रहती है, उसको जब तक कोई बहुत बड़ा लेसन ना मिले, समहाउ जेल के अंदर रह कर भी उसको वो लेसन नहीं मिल सका, तो इसलिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा लेसन बनता है। और वो बहुत बड़ा लेसन ज़रूरी नहीं कि आपको किसी को पिंजरे में बंद करके जेल में डाल के दिया जाए, वो आपको हो सकता है कि इतने बुरे तरीके से सब कुछ आप अपने हाथ से गवा दो, ये सारा फ्लैट, ये सारा बैंक बैलेंस, अब सेकंड मैरिज में ये गवाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ट्रैप करके वो शायद वापस ले लिया जाए, या ये नेबर ही कोई ऐसा चक्कर चलाएगी जिससे वो सारा सीन बन जाए। तो वैसे होना इसके साथ ऐसा ही चाहिए। हाँ exactly। एक बार इसके पास है सब कुछ चला जाना चाहिए, सब कुछ जाएगा तो इसको अकल आएगी। लिया है किया है। अच्छा नुमान, वैसे जैसे ज़रबाब ने बिहेवियर रखा हुआ है आयशा के साथ, अगर ज़रबाब ने ऐसा बिहेवियर किरण के साथ रखा होता तो आज किरण बिल्कुल दुरुस्त ना होती। बिल्कुल जिसे कहते हैं लाइन पे लगे हो ना, वो उसने वैसे होना था। ऐसा अक्सर होता है मर्द को, जब किसी एक कोई भी एक बुरा एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद उसे लगता है कि शायद दुनिया की हर औरत वैसी है, तो वो फिर सेकंड वुमेन जो भी उसकी लाइफ में आती है उसके साथ भी वैसा बर्ताव करता है। लेकिन आई थिंक कि वो लड़की बर्दाश्त करने वाली अगर है, जो अब तक उसको करैक्टर दिखाया जा रहा है, तो एट सम पॉइंट मर्द को ये बात पता चल जाती है कि नहीं मैं इसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ, और मैं अगर वो बंदा नेचर वाइज अच्छा हो, जो कि ज़रबाब एक्चुअली में है, अब वो डसा हुआ है ना, ज़री बात है, तो वो थोड़ा बहुत तो अपना ग्रज निकालेगा। तो जैसे ही उसको ये बात कंफर्म होगी कि नहीं ये एक अच्छी लड़की है, मुझे इसके साथ चलना है, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन उसका बिहेवियर चेंज भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लिंक बनेगा किरण की सेकंड मैरिज के साथ। जब वो ये देखेगा उसने तो सेकंड मैरिज कर ली है, वो तो मतलब अभी भी इन्हीं चक्रों में है, और ये जो लड़की आई है यहाँ पर, ये किस तरह से मेरी खिदमत करी, तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर चेंज होगा। अब ये ड्रामे के अंदर थोड़ा बहुत इन लोगों ने जैसे कह रहा ना कि वो भी तो रखना ना। अब अगर ज़रबाब आयशा के साथ बहुत अच्छा बन जाएगा तो फिर तो स्टोरी में मजा ही नहीं आएगा। वो तो बन ही नहीं ना सकता है, क्योंकि वो अब तक किरण को भी कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। हमें ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि जिस लड़की ने इतना बुरा इसके साथ किया, इसकी फैमिली के साथ किया, वो अभी भी उसके बारे में सोचता है, अटैचमेंट बनी उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता है। अच्छा, यानी कि हाँ, वैसे ये तो बात गाइस आपको माननी पड़ेगी कि किरण जो है ना वो आयशा से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हर खूबसूरत चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ का उसको एहसास होगा, और मेरे ख्याल से शायद व्यूअर को भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई लड़की अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छी है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप उसके साथ नहीं चल सकते। तो दोनों चीज़ें अगर अच्छी हों फिर तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ नहीं सही, जिसमें ख़ास तौर पे अगर खूबसूरती नहीं है, नेचर अच्छी है, तो भी आप चल लेते हो समहाउ। थोड़ा अंदर आपके रिग्रेट रहता है कि यार मेरी बीवी प्यारी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्यारी बीवी मिल गई और उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, फिर तो भाई क्रॉस लगा दो। फिर इसमें आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में? मेरे में ये दोनों चीजें कहाँ तक हैं, क्या तुम्हारे में दोनों चीजें हैं, और आई मस्ट से, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अभी अरीज को जानती नहीं है, अरीज
जितनी दिखने में प्यारी है इतनी ही नेचर वाइज अच्छी है, और मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। सो आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ इससे। सो गाइस, सेकंड ड्रामा हमारे पास आ जाता है वैशी, जिसकी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, और उसी रिक्वेस्ट की बिना पर हम लोगों ने इस ड्रामे को अपने डीडी के एपिसोड में ऐड किया। अच्छा नुमान, तो आप मुझे बताएं, आसिफ ने जो सोबिया के साथ वैशीपन किया है, ये क्या किया है उसने? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा मर्द दो तरह के होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा, एक होता है जो अपने अंदर से अपनी मर्दानगी निकालता है। अब मर्दानगी निकालने के चक्करों में वो बंदा गलत काम करता है, ठीक है, उसकी नेचर ही घटिया होती है या नेचर ही बुरी होती है, तो वो इस तरह की स्टूपिडिटी करते हैं और वो करते चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि अच्छा हमने सिर्फ किसी एक इंसान के साथ ऐसे करना है, वो हर दूसरे इंसान के साथ करेंगे, जब उनको मौका मिलेगा वो करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो साइड है मर्द की। ये जो साइड आपको मर्द की दिखाई गई है, ये इसने रिवेंज लिया है 100%। जिसे आप कह लो कि एक चीज़ आप करना नहीं चाहते बट आप जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि आपको अंदर से इतनी तकलीफ हुई है। अच्छा, देखा जाए तो एक इंतहाई घटिया हरकत है, बहुत गलत किया उसने, बहुत ही गलत किया। लेकिन जिस तरह उसने इसका रेप किया, वैसे ही कहीं ना कहीं सोबिया ने वैशी के माइंड का रेप किया। उसने उसके दिमाग को ऐसी अजियत दी है उस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके, जो कि बहुत गलत बात है, उसको नहीं करना चाहिए था। भाई, तुम एक इंसान के साथ इतनी अटैच्ड हो, इतनी क्लोज हो, तुमने उसे हर तरह से पंप कर रखा है, उसके साथ बातें कर रही हो, प्यार की पींगें चढ़ा रही हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना तुम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हो? बिल्कुल, ये तो एक बहुत गलत बात है ना। तो सोबिया ने बहुत गलत किया, उस गलत के साथ फिर बहुत ज्यादा गलत हो गया। तो अब वैशी ड्रामे का जो टाइटल ना, वैशी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। बहुत ही वैशी स्टोरी चल रही है इसकी, और लर्निंग पर्सपेक्टिव से इट्स ह्यूज। मैं बड़ा हैरान होता था कि क्यों ऑडियंस इतना ज़्यादा मुझे पुश कर रही है कि जस्ट टॉक अबाउट वैशी ड्रामा, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस कैरेक्टर को डिस्कस करो। मैंने एपिसोड्स देखी हैं और लिटरली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड है। रियलिटी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो हमें सीखना चाहिए इस ड्रामे से कि जब ख़ास तौर पे ये जो यंग जनरेशन है ये इस तरह की स्टूपिडिटीज़ करती हैं। अब देखो, मतलब आप वो सीन देखो, वो 2 दिन तो सीन ही मेरे दिमाग में चलता रहा कि जिस तरह से वो करके निकला, और फिर उसके बाद उसका जो शौहर है आमिर, वो आमिर का रिएक्शन, अब वो मुझे लगता है पागल हो गया है। आमिर वाकई ही सच में पागल हो गया। वो अब उसी के सोबिया रहा तो आमिर के साथ ही रही है, अब वो मेंटली डिसेबल है। हाँ, वो डेफिनेटली, ये तो फिर चीजें होती हैं। उसके दिमाग की बुरी हालत, माँ मर गई, ठीक है, माँ के मरने के बाद अब बाप किस तरह से लेकर चलेगा। अब बाप को तो फिलहाल अभी तक तो उन्होंने दिखाया नहीं कि उसका बना क्या है, वो किधर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई एक तो तेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अब ज़हनी तवाज़ुन तेरा, मैं तो कहता हूँ ना ही ठीक हो, क्योंकि अगर तेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक होगा तो जब तुझे पता चलेगा कि शादी की पहली रात तेरी बेगम के साथ ये सब कुछ हो गया है, तो वो तो फिर या तो दोबारा से अपनी वाइफ को मारेगा जान से, या अपने आप को जान से मारेगा, या फिर आसिफ को मार देगा, या खुद से दोबारा पागल हो जाएगा। तो उसके साथ ये सीरीज अब चलती रहनी है उसके साथ। तो अब जो आसिफ है, आसिफ इज़ अ वैशी पर्सन भाई, उसको मारना आसान नहीं है। और अच्छा, वैसे एक चीज़ है, जो उसकी पर्सनालिटी दिखाई ना, थोड़ी थोड़ी मुझे फेक लगती है। माजरत से आप लोगों को शायद लगता हो कि या ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे उसके ऑफिस के कोई सीन्स थे, उसको बड़ा बॉसी टाइप दिखाया गया है, थोड़ा सा फेक लग रहा था। एक्टिंग का थोड़ा सा मार्जिन है, बट ओवरऑल स्टोरी इंटरेस्टिंग है। इसकी जगह पे अगर फिरोज खान को रखा जाता ना, हाय हाय हाय, क्या कमाल किस बंदे ने एक्टिंग करनी थी यार, मजा आ जाना था। हब्स ड्रामे में देखें आप, उसके सीन देखें अपने ऑफिस के, कितने जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। सो अच्छा भाई, यहाँ पर वैसे अब आप लोगों को जवाब मिल गया। मुझे खुद भी फिरोज की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तो गाइस, यहाँ पे थर्ड ड्रामा हमारे पास पिंजरा है। अच्छा नुमान, तो आपका ओवरऑल क्या फीडबैक है पिंजरा ड्रामे के बारे में? बड़ी अच्छी स्टोरी है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस तरह से आपको कंपैरिजन दिखाया गया खास तौर पे 2 फैमिलीज़ का, एक वो फैमिली, एक वो सिंगल मदर जिस तरह से अपने बच्चों को लेकर चल रही है, मेहनत कर रही है और प्यार दे रही है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सच, तो कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। और एक वो फैमिली जहाँ पर आपने इतना कुछ इम्पोज करके रखा था, आपने बच्चों को बिल्कुल जिसे कह लो ना अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, उनके ऊपर एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने की कोशिश की,
तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही निकलता है। कहीं ना कहीं आपको फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, आपको ये देखना चाहिए कि देखो पिंजरा बहुत ज़बरदस्त सूट कर रहा है इस फैमिली के ऊपर, ये जो टाइटल है ना पिंजरा, और ये 100% ऐसा होता है कि अगर आप चिड़िया को बिल्कुल पिंजरे में बंद करके रखोगे ना, तो जिस दिन उसको थोड़ा सा शटर ऊपर मिलेगा वो उड़ेगी, वो भागेगी, वो बाहर की तरफ फड़फड़ाएगी, जो हाल इसकी बेटी का हो रहा है। जैसे वो अब मतलब स्नैपचैट पे लग गई है, मोबाइल पे लग गई है, बॉयफ्रेंड भी बनाएगी, गलत काम भी करेगी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी इस कैरेक्टर की। अब जो अबान है वो भी देखो एक सिंगर बनना चाहता था, वो लाइफ में कुछ करना चाहता था, आपने कहा कि नहीं भाई तूने ये नहीं करना, तूने ये करना है, ऐसा ही हो ना कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ऐसे केस के अंदर वो बच्चा फिर डेफिनेटली दिमाग से आउट होगा और वो सारी स्टूपिडिटीज करेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि आप देखें और सीखें। हमारे माशरे की ये सच्चाई है कि जहां पर आप चीज़ों को बिल्कुल खासतौर पर अपनी फैमिली को 100% अगर अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे ना, वो आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस पता क्या होती है, आप अपने बच्चों को बिठाओ, अपने बच्चों को सही और गलत रोज बताओ और उनको ये ऑप्शन दो चूज करने की। अपने बच्चों की बेस्ट परवरिश करने के लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप उनको रोज सही गलत बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अगर सिंगर बनना चाह रहा है, आप उसको सिंगर बनने के ड्रॉबैक्स भी बताओ, उसके बेनिफिट्स भी बताओ, और हर दूसरे तीसरे दिन बताओ ताकि उसको ये बात रट जाए और फिर वो डिसीजन जब एक बच्चा होश संभालता है ना, लोग कहते हैं कि समझदार बच्चा 18 साल की उम्र में होता है। मेरा मानना यह है कि बच्चा हर एज के हिसाब से समझदार होता चला जाता है। 7-8 साल का बच्चा भी अपनी एज के हिसाब से बेहतरीन समझदार होता है, उसे पता होता है कि उसने क्या डिसीजन लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक 8 साल के बच्चे को आप छत के बिल्कुल किनारे पे खड़ा कर दो, क्या वो इतना बेवकूफ़ होगा कि वो छत से नीचे छलांग लगा दे और अपने आप को मार दे? नहीं होगा, उसे पता है मैं मर जाऊंगा। इसी तरह बच्चों को भी पता होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं छोटे छोटे, या जो हम चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना कि कोई गाइड करने वाला हो, तो उसको गाइड करते ना कि चीज़ों उसके ऊपर इम्पोज, तो उसके दिमाग की ये हालत ना होती। अब जिस तरह से उसने देखो धक्का दे दिया, अब वो बच्चा जो है वो उसको गिरा दिया और वो मर भी सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि उस बच्चे की मौत के बाद भी अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की जान लेता है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ इम्पोज होगा, ये मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट्स में बताना कि बाय लॉ अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को मार देता है, क्योंकि और वो भी गलती से डेफिनेटली, तो उसका क्या लॉ बनेगा, ये भी वैसे इनको इस ड्रामे में दिखाना चाहिए। लेकिन मेनली वो जो लड़की इसकी बहन वाला कैरेक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उससे भी स्टोरी काफ़ी हद तक निकल के आएगी कि भाई लड़की अब क्या करने वाली है और ये लड़की बड़े गुल खिलाएगी। बिल्कुल। खास तौर पे मुझे तो अजान का करैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें कहते हैं ना एक परफेक्ट भाई बन के वो अपना करैक्टर, अपने सिबलिंग्स को इतने अच्छे से वो गाइड करता है, उनको हर चीज़ समझाता है, अपने पेरेंट्स के साथ उसका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। मुझे तो अजान का करैक्टर बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पर 2-3 भाई होते हैं ना, 2-3 बहन भाई होते हैं, वैसे इसलिए कहते हैं कि सिर्फ 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे 3 या 4 होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 3-4 बच्चे होंगे ना तो एक 100% उसके अंदर से परफेक्ट होगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, और अच्छा डिसीजन मेकर होगा। ये देखने में आया, और इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, नहीं, मैं कहता हूँ बच्चे कम से कम 3 से 4 अच्छे। अब आप लोग कहोगे नुमान भाई आप पे कितने होंगे, ये तो भाई टाइम बताएगा मेरे कितने होंगे, लेकिन बात ही है कि एटलीस्ट 3 से 4 बहन भाई होने चाहिए ताकि कोई एक उसके अंदर से ऐसा हो जो बाकी बहन भाइयों को लेकर अच्छे से चले, और वही चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है। सो होप फॉर द बेस्ट। अब ये जो कैरेक्टर है ये किस तरह से चलता है अपने बाकी बहन भाइयों के साथ, देखने वाली बात है, और ख़ास तौर पे जो कंपैरिजन दिखाया जा रहा है दूसरी फैमिली के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे नुमान, मुझे तो इस ड्रामे में एक बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड सीन देखने को मिला है कि वो आपने देखा होगा जब अबान के पेरेंट्स उससे मिलने जाते हैं जेल में, पुलिस वाला टाइम देखने के लिए बाजू उठाते और टाइम देखे बगैर ही अंदर जाके उन्हें मना करने चला जाता है। ऐसी बड़ी ऐसे कितना स्टूपिड इन्होंने ये बहुत सारे इस तरह के स्टूपिड सीन होते हैं। इसी तरह मेरे पास मुझे याद है कि वो जो एक करेक्टर था फीमेल का जिसने चीट किया, मैविश, वो मैविश क्या करती है, वो कहती है रात के 1:30 बज रहे हैं और 7 वाली घड़ी में ना 10:30 बज रहे हैं कुछ। तो इस तरह के सीन होते हैं ड्रामों के अंदर, डायरेक्शनल मिस्टेक्स होती हैं कि भाई अगर वो ऐसे कर रहा है तो घड़ी की तरफ देख के उसको पता चलेगा ना कि टाइम कितना रह गया या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो वो बस ऐसे करके और उसने साथ ही बता दिया
ये वाकई एक स्टूपिड सीन है, डायरेक्शन की मिस्टेक है। तो गाइस नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास दरार है। दरार ड्रामा मैं तो शुरू से बहुत ज्यादा शौक से देख रही थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इस ड्रामे को देखने में। काफी एपिसोड देखे इसने। खास तौर पे अब ये जो लास्ट 2 एपिसोड्स इन्होंने दिखाए हैं ना, मैं तो बहुत ही ज्यादा मुझे फजूल के लगे। बिल्कुल भी मुझे मजा नहीं आया। खास तौर पे सज्जल के जो फादर के एक्सप्रेशंस थे जब उसके सामने ये रिवील हो रहा होता है सारा सिनेरियो कि क्या क्या था, इरहा क्यों घर आकर बैठी, तो उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा फजूल से एक्सप्रेशंस दिए। एक फादर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक फादर ड्राइंग रूम में बैठा है, उसकी जो बेटी है वो अपने जीजू के साथ हाथ पकड़ के इतना क्लोज होकर आ रही है। यहाँ पर तो कोई भी फादर हो वो तो सबसे पहले उठेगा और उसे उठकर स्लैप लगाएगा। चलो स्लैप ना सी, वो ये तो एटलीस्ट कहेगा ना कि तुम हाथ छोड़ो, तुमने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? फादर ही बगैर था। एक तो वो उसे हाथ छोड़ने का नहीं कहता और साथ ही डायरेक्ट कहता है हम तुम्हें लेकर जाने के लिए आए हैं। ओ भाई, वो कोई बच्ची है, तुम पहले उसे पूछो कि तुम्हारी बड़ी बहन जो घर आ गई है तो तुम्हारा क्या मकसद था इस घर में रुकने को, क्योंकि उनको तो इरहा ने कुछ भी नहीं ना अब तक बताया हुआ। वो तो फर्स्ट टाइम वो सब कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो उनका सबसे पहले ये कहना बनता था भाई तुम इरहा के साथ क्यों नहीं आई, तुम्हें इरहा के साथ आना चाहिए था। एक तो यहाँ पर फादर का जैसे रिएक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं इन्होंने दिखाया। यहाँ पर अब तक मैं सज्जल की माँ को बहुत ज्यादा बुरा समझती थी, सच में लिटरली मैं बहुत ज्यादा बुरा समझती थी। लेकिन कल के एपिसोड में मुझे सज्जल की माँ का रिएक्शन बहुत आला लगा। वो सबसे पहले उसे स्लैप करती है, धक्के देती है, उसे ठीक है बातें सुनाती है, लेकिन हर बात में इन्होंने एक बार नहीं की कि तुमने अपनी बहन के साथ, तुमने अपनी कजन के साथ किया तो किया एग्जैक्टली तुमने किस हिसाब से ये किया है, तुम किस हैसियत से इधर रह रही हो, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा ही नहीं। तो मुझे तो इसके बारे में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जहाँ तक है ठीक है सज्जल के फादर की डेथ हो गई है और ये तो बहुत अच्छा किया है ना सज्जल की माँ ने। मैं अगेन रिपीट करूंगी कि मुझे कल सज्जल की माँ का करैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक्टिंग वैसे बहुत जबरदस्ती मैंने भी जो काफी अच्छी की है। जो सीन्स मैंने देखे हैं, जिस तरह से उसने वो सारा सिनेरियो क्रिएट किया था, उसको पुश कर रही होती है, उसको बातें सुना रही होती है, तो ये सीन तो बहुत अच्छे थे। और खास तौर पे जब सज्जल को उसके बाप का इन्होंने चेहरा नहीं देखने दिया, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात लगी। और जिसका उसे दिखाया है कि वो उसके बारे में निग्लेक्ट है। लेकिन सज्जल अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी वो जिस तरह से रिवेंज टेकिंग वाले फेज में ही है। वो समझ रही है कि सब कुछ इरहा की वजह से हो रहा है। उसे अभी तक इतनी अकल नहीं है कि इस सब के पीछे है वो खुद ही है। उसके फादर की डेथ हुई तो उसी की वजह से हुई है, उसी के इन करतूतों की वजह से। ये जो मनहूस कैरेक्टर होता है ना, ये मनहूस कैरेक्टर को कभी भी अकल जल्दी नहीं आती। जब तक वो छितर बार बार उसके सर पे ना पड़े तब तक उसको समझ नहीं आती कि क्या सीन चल रहा है। अभी भी देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भाई तूने अपना लव्ड वन खो दिया, फिर भी तेरे अंदर अकल नहीं आ रही, फिर भी तुम उसी चीज में हो कि नहीं मैंने इसका बदला उससे अब लेकर ही रहना। तो ये एक बड़ी बुरी और बड़ी घटिया बात होती है। तो सीखें भाई, ड्रामों से सीखें। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से जब आप किसी का घर ख़राब करने की कोशिश करते हो तो आपके अपनों के साथ क्या होता है, आपके अपने दिमाग के साथ क्या होता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद तुमने शहीर को हासिल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कर लिया। अब तुमने जब शहीर को हासिल किया, तुम उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो? अब वो गुजार नहीं ना सकती, क्योंकि इन्होंने शहीर का दिखा दिया, अंजाम शुरू होने लग गया है। उसने शहीर से जिस वजह से शादी की थी उसके पीछे दौलत ही तो थी। शहीर का तो अंजाम इन्होंने अभी से दिखाना शुरू कर दिया कि मतलब जिस वजह से इसने शहीर से सज्जल प्यार करती है, उसके साथ अटैचमेंट है, उसके साथ रह रही है, अपने फादर को भी खो दिया जिस वजह से। शहीर के पास तो कुछ भी नहीं रहने वाला कुछ एपिसोड। दौलतमंद बंदे के पीछे गाइस, दौलतमंद बंदे के पीछे जब भी लड़की भागती है ना, मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्ड रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में ये प्रैक्टिकली चीज देखी है। जिस लड़की ने भी किसी मर्द के साथ इसलिए शादी की कि हाँ वो बड़ा अमीर है, वो बंदा ग्रेजुअली ऐसा गरीब होता है उसके पास ना खाने के पैसे भी नहीं बचते। ये रियलिटी है। मेरे पास तुम हो में भी यही हुआ था। अगर आप थोड़ा गौर करो तो एक अमीर बंदे के पीछे भागी, वो क्या निकला? वो बिल्कुल नकारा इंसान। उसको उसकी बेगम ने काम से, नौकरी से निकाल दिया। भाई तू तो मेरे पास काम कर रहा था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और इसके ऑपोजिट होता है कि जो लड़की जो दौलत के पीछे ना भागे, लेकिन उसने एक मर्द के साथ इसलिए शादी की कि बंदा बहुत अच्छा है। वो बंदा बेशक किसी जगह पे कोई स्वीपर भी होगा ना, ग्रेजुअली उसको ऐसी सक्सेस मिलेगी, ऐसी तरक्की मिलेगी, उसी होटल का मालिक बन जाएगा। तो ऐसा डेफिनेटली देखने में आता है।
और कुछ ऐसा ही लेसन दिखाया जाए ना इस ड्रामे में तो मज़ा आ जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खास तौर पे अब दिखाएंगे ये लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इरहा को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाएंगे। इरहा अपनी अब मेहनत से काफ़ी कुछ अर्न कर लेगी, इरहा एक अच्छी लाइफ गुजारने लग जाएगी। और अब मुझे लगता है सज्जल के आगे ना शहीर के बहुत से राज खुलने वाले हैं। अच्छा। आपने जैसे देखे उसकी जो शहीर की जो एक्स है, एक्स तो नहीं कह सकते, वो अब तक 6 मंथ्स पहले तक उसके साथ रिलेशन में था, तो वो उसके साथ अब तक भी कांटेक्ट में है, लेकिन वो फिर उसको धमकी देती है शहीर को कि जब मुझे वो लड़की मिली तो मैंने उसको कुछ कर देना है, मैंने उसका कत्ल कर देना है, इस तरह की। तो मुझे लगता है सज्जल के आगे तो अब शहीर का सबसे पहले ये पोल भी खुलने वाला है कि वो खाली इसके साथ नहीं और भी इससे पहले बहुत सी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व। इन दोनों के पोल खुलेंगे एक दूसरे के आगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। सज्जल के भी पोल खुलेंगे और आगे से शहीर के पोल खुलेंगे सज्जल के सामने, तो एक दूसरे के सामने पोल खुलते जाएंगे, एक दूसरे की हैसियत क्लियर होती जाएगी और एक दूसरे से नफरत होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा रिजल्ट होता है भाई इस तरह के रिलेशंस में। बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा जा रहा है, हम इसकी मजीद भी एपिसोड्स देखेंगे, मजीद भी इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। सो गाइस, डीडी एपिसोड आज हम यहाँ पर करते हैं ख़त्म। और हमारी इस एपिसोड में आपने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा आपको लगा है, मेरे ख्याल से वो कौन सा होगा? सयानी ड्रामा होगा। सयानी होगा, मुझे तो सयानी लगता है। सयानी ड्रामा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन वैशी उससे भी ज़्यादा वैशी हो गया है। वैशी की स्टोरी बहुत कमाल की जा रही है और मैं पर्सनली समझता हूँ कि आज जो 4 ड्रामे हमने डिस्कस किए हैं इनमें वैशी सबसे सुपर्ब है और मैं इसकी मज़ीद एपिसोड्स देखूंगा। बाकी ड्रामों के ऊपर भी आपको साथ साथ हमारा फीडबैक मिलता जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी डीडी एपिसोड 2nd नंबर पे जो आज लॉन्च हुई है, दूसरी एपिसोड, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में।